हेलो दोस्तों, मैं हूं देव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके पहले दो पार्ट हम पहले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको उनको पढ़ना हो तो आप पिछली दो वीडियो देख सकते हैं जाके। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जायगोट बनता है तो वो कहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है। क्वार्टर्स के टाइम पे जब सीमन रिलीज होता है मेल पेनिस से कहाँ पे, वजाना में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, अब इंसेमिनेशन होके जो मोटल स्पर्म है वो स्विमिंग करते हुए रैपिडली कहाँ पहुंचेंगे, सर्विक्स में, और सर्विक्स के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे, यूट्रस में। और यूट्रस से होते हुए फाइनली कहाँ पे पहुंचेंगे, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, अब उसी टाइम पे ओवम रिलीज होंगे ओवरी से और वो कहाँ पहुंचेंगे, एम्पुलरी रीजन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2016 में। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्टिलाइजेशन कब होगा। तो फर्टिलाइजेशन तब होगा जब मेल और फीमेल गैमिट दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन पे पहुंचेंगे। मेल और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट यानी स्पर्म, फीमेल गैमिट यानी ओवम, दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंचेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया नीट 2017 में। कैपेसिटेशन अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, हम याद रखेंगे कि जो स्पम्स होते हैं वो अपने आप को रिकैप्सिटिव करते हैं, वो अपनी मोटिलिटी फिर से बढ़ाते हैं। कहाँ पे, जब वो रिलीज होते हैं उसके बाद, इंसिमिनेशन के बाद वो अपनी मोटिलिटी बढ़ाते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं मोटिलिटी की, उसको बोलते हैं कैप्सिटेशन। और वो कहाँ पे हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ओवम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ओवम, इसके ये पिंक वाली लेयर है उसको बोलेंगे पेरीविटलाइन स्पेस, ये वाली। ठीक है, और इसके जस्ट बाहर होती है जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा, और जोना पेलिसुडा के बाहर होते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो देखो जोना पेलिसुडा जो लेयर है वो कैसी होती है, ए सेलुलर होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था री एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया था। जोना पेलिसुडा कैसी होती है, ए सेलुलर लेयर होती है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जैसे ही स्पर्म जोना पेलिसुडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, उसमें कुछ साइक्लिक चेंज कर देगा, उसमें कुछ साइक्लिक चेंज कर देगा। और जोना पेलिसुडा जो लेयर होगी वो क्या करेगी, जो अदर एडिशनल स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देगी, उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देगी। पहला स्पर्म की एंट्री होने के बाद बाकी और स्पर्म की एंट्री अब बैन हो चुकी है, अब कोई स्पर्म आगे ओवम में पेनिट्रेट नहीं करेगा। ऐसे कुछ केमिकल चेंज हो चुके हैं कि जोना पेलिसुडा पे लेयर पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो उनमें अब चेंज आ चुका है, एडिशनल स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा। ठीक है, कि केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करे ओवम को। ठीक है, अब देखो स्पर्म में एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम में कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं और वो क्या करते हैं, स्पर्म के हेड को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब स्पर्म पेनिट्रेट कर गया ओवा के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म किसके थ्रू जा रहा है, वो जेना पेलिसुडा लेयर के थ्रू जा रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2021 में, क्वेश्चन पूछा गया था टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलिसुडा लेयर। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, तो देखो और एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तुरंत फर्टिलाइजेशन होने के जस्ट बाद ही क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और क्या होगा, एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, साथ में क्या बनेगा, एक हैप्लॉइड ओवम बनेगा, साथ में एक हैप्लॉइड ओवम बनेगा। अब देखो हैप्लॉइड ओवम और हैप्लॉइड स्पर्म दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फ्यूज होकर दोनों क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉइड जायगोट बनाएंगे, डिप्लॉइड जायगोट बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था री एआईपीएमटी 2015 में। ठीक है, 2015 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी। ठीक है, ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे हैं, तो देखो फीमेल के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, मेल के पास जो होंगे वो एक्स वाई होंगे। ठीक है, अब देखो मेल के पास जो 50-50% चांस है, एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक्स ओवम से एक्स क्रोमोसोम
एक्स टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूजन करता है तो क्या जो बनेगा, बेबी बेबी बनेगा वो फीमेल बनेगा, ठीक है। और एक्स ओवम से वाई स्पर्म अगर फ्यूजन करता है तो बेबी कैसा बनेगा, मेल बनेगा, ठीक है। ह्यूमन फीमेल जो होती है उनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, एक्स एक्स होता है, और वहीं मेल में कैसा होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है। अब देखो, जो गैमिट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अगर हैप्लॉइड गैमिट्स होते हैं तो फीमेल से क्या आया, फीमेल से आया एक्स क्रोमोसोम। वहीं पे मेल गैमिट से स्पर्म से क्या आया, 50% चांस है कि वो एक्स भी आएगा, और 50% चांस है वो वाई भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो, फ्यूजन के टाइम पे अगर फ्यूजन के टाइम पे जब जाइगोट बनता है, अगर उसमें एक्स एक्स है और एक्स वाई, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर जाइगोट में एक्स एक्स है तो वो कैसा बनेगा, फीमेल में डेवलप होगा। और अगर जाइगोट एक्स वाई से बना है, एक्स वाई से बना है, तो वो कैसा बनेगा, वो मेल बनेगा, ठीक है, मेल बेबी में डेवलप होगा। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय मदर, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट होता है नया टॉपिक, लीवेज, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो अदर चेंजेस होंगे जाइगोट में, अब जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और सेल डिफरेंशिएशन को ही क्लीवेज बोला जाता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा जाइगोट में, और जाइगोट इस्थमस जंक्शन में कहां पे मूव करेगा, यूट्रस की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही वो यूट्रस की तरफ मूव करेगा तो उसमें सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस सेल डिफरेंशिएशन को यहाँ पे क्लीवेज नाम से बोला गया है, ठीक है। अब देखो, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जो होंगी उनको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। अब एम्ब्रायो विद अप टू 8 to 16 16 ब्लास्टोमर इज कॉल्ड मोरुला। अच्छा, ठीक है, जायगोट जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमर्स हैं, उनको क्या, उसको क्या बोलेंगे, उस जायगोट को बोला जाएगा मोरुला, ठीक है, मोरुला बोला जाएगा, याद रखेंगे इसको। अब मोरुला जो होगा उसमें कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा, और वो क्या बनाएगा, एक ब्लास्टोसाइट बनाएगा, एक ब्लास्टोसाइट बनाएगा, और ये मूव कहाँ पे करेगा, यूट्रस में मूव कर देगा, ठीक है। ब्लास्टोसाइट में जो ब्लास्टोमर्स हैं वो अरेंज कैसे हो जाएंगे, एक सर्कल में बॉल लाइक अरेंज हो जाएंगे, और उनकी जो आउटर लेयर बनेगी उसको बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट, उसको बोला जाएगा ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर सेल ग्रुप जो होगा, जो अंदर वाली लेयर होगी, बाहर वाली लेयर को ट्रोपोब्लास्ट बोला जाएगा, और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो अटैच होंगे ट्रोपोब्लास्ट से, उनको बोला जाएगा इनर सेल मास, क्या बोला जाएगा, इनर सेल मास उनको बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो प्रोटोप्लस जो लेयर है वो किससे अटैच होगी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाएगी। और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट करेंगे एम्ब्रायो के अदर ऑर्गन्स में, डिफरेंशिएट करेंगे एम्ब्रायो में, ठीक है, आगे डेवलपमेंट कराएंगे अदर ऑर्गन्स का। अब देखो, जो यूट्राइन सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे रैपिडली, और वो ब्लास्टोसाइट को कवर कर लेंगे, वो ब्लास्टोसाइट को कवर कर लेंगे पूरा इम्प्लांटेशन के बाद। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ब्लास्टोसाइट जो है वो यूट्रस की एंडोमेटेरियम जो लाइनिंग है वो उसमें पूरी तरह से एक तरह से कवर अप हो जाएगा, उसी में अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोला जाएगा इम्प्लांटेशन, और इसी को क्या बोला जाएगा, इम्प्लांटेशन बोला जाएगा। अब देखो, री एआईपीएमटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर, तो वो कैसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी होती है, जहां पे इम्ब्रायो का अटैचमेंट यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाए, इम्प्लांटेशन उसका अदर देन यूट्रस हो जाए, उसको बोला जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखो अब देखो अगला हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो, इम्प्लांटेशन के बाद कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होंगे ट्रोपोब्लास्ट पे, और उनको बोला जाएगा कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब देखो, कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनाएंगे, जो कि डेवलपिंग इम्ब्रायो या फिर फ्यूटस और मैटरनल बॉडी यानी कि मदर के बीच में, मैटरनल बॉडी यानी कि मदर के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करेगा, दोनों में आदान प्रदान काम करेगा, उसको बोला जाएगा प्लासेंटा, उसको बोला जाएगा स्ट्रक्चर को प्लासेंटा। अब देखो, प्लासेंटा होता है, उसका काम इम्ब्रायो को सप्लाई करना ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशंस की, और उसके इम्ब्रायो के वेस्ट को वहां से निकालना, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुए, वेस्ट मटेरियल हुआ। जो प्लेसेंटा है वो इम्ब्रायो से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहती है, और यही हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस का, कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और प्लेसेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ये कौन से हार्मोन बना रही है, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL बना रही है।
ईस्ट्रोजन बना रही है प्लेसेंटा, और प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट करती है। ठीक है, अब देखो जब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी होगा उसके उस टाइम पे रिलैक्सिन भी सीक्रेट होगा, मगर उसको कौन, रिलैक्सिन को कौन सीक्रेट कर रहा है, ओवरी के द्वारा रिलैक्सिन सीक्रेट हो रहा है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी पे। अच्छा, रिलैक्सिन का वर्क क्या है यहाँ पे, रिलैक्सिन का वर्क क्या है, रिलैक्सिन का वर्क है जो सर्विकल कैनल है उसको और ज्यादा वाइड करना, डाइल्यूट करना, ठीक है, ताकि पार्चुरेशन इजिली हो सके, डिलीवरी ऑफ बेबी इजिली हो सके। ठीक है, अब देखो आगे बताया गया कि HCG, HPL और रिलैक्सिन, HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रोड्यूस होते हैं वुमेन्स के अंदर। ठीक है, HCG, HPL और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही इनका सीक्रेशन होता है। कौन से HCG, HPL और रिलैक्सिन। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, इसे बताया कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सब का सीक्रेशन ब्लड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कई गुना बढ़ जाता है। कौन से, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। ठीक है, और इन सब का सीक्रेशन इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंज जो होते हैं मदर में उसको, और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये सब जरूरी होते हैं। ठीक है, अब देखो इम्प्लांटेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन के इमीडिएटली द इनर सेल मास, जो एम्ब्रायो इनर सेल मास है वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट होने लग जाएंगे। अब वो डिफरेंशिएट किस किस में होंगे, वो डिफरेंशिएट होंगे, आउटर लेयर उसको बोला जाएगा एक्टोडम, और इनर लेयर उसको बोला जाएगा एंडोडम। आउटर लेयर एक्टोडम, इनर लेयर एंडोडम, और इन दोनों के बीच में एक लेयर और बनेगी उसको बोला जाएगा मिजोडम। ठीक है, एक्टोडम और एंडोडम के बीच में एक लेयर और अपेयर होगी उसको बोला जाएगा मिजोडम। ठीक है, अब देखो जो ये तीनों लेयर हैं ये तीनों क्या बनाएंगे, एडल्ट में यही सारे ऑर्गन्स को बनाती हैं तीनों लेयर। ठीक है, अब देखो, और इनर सेल मास है, इनके पास एक कुछ एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको बोला जाता है स्टेम सेल, और इनके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है पोटेंशी की, ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टेम सेल्स में पोटेंशियल होती है कि ये कोई सा भी टिश्यू को और कोई सा भी ऑर्गन बना सकते हैं अगर प्रेगनेंसी में डैमेज हो जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो अप्रोक्स अबाउट 9 मंथ की होती है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है, कौन से चेंजेस होते हैं फीटस में। ठीक है, तो देखो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रायो का हार्ट बन जाता है। ठीक है, और एम्ब्रायो का हार्ट बन जा रहा है तो ये क्या होगा, फर्स्ट साइन होगा ग्रोइंग फ्यूटस का, हार्ट साउंड के थ्रू हम उसको पहचान करेंगे। ठीक है, दूसरे महीने के एंड में फ्यूटस की लिम्स एंड डिजिट बन जाएंगे। ठीक है, और तीसरे महीने पे बाय द एंड ऑफ 12 वीक या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो है फ्यूटस का वो डेवलप हो चुका होगा, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो सारे डेवलप हो चुके होंगे। पांचवें महीने के पांच प्रेगनेंसी के 5वें महीने पे हम देखते हैं फर्स्ट मूवमेंट, बेबी जो है जो फ्यूटस है या जो एम्ब्रायो है वो अब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा 5वें महीने में। ठीक है, और उसके सर पे हेयर दिखने लग जाएंगे। 6 महीने बाद, अप्रोक्स 6 महीने की जब प्रेगनेंसी होगी, 24 वीक्स की जब प्रेगनेंसी होगी, तब बॉडी जो होगी वो फाइन एयर से कवर हो जाएगी और उसकी आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, आईलिड्स उसकी सेपरेट हो जाएंगी, एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, और आईलैशेस भी उसकी बन जाएंगी। मंथ के एंड में प्रेगनेंसी जो होगी वो फ्यूटस जो होगा फुली डेवलप्ड होगा, और अब वो पार्चुरेशन के लिए या डिलीवरी के लिए रेडी है। ठीक है, अब देखो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना होता है, 9 महीने का। ठीक है, और उस प्रेगनेंसी पीरियड को क्या बोलते हैं हम, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब गेस्टेशन पीरियड के बाद जब डिलीवरी होनी होती है तो विगोरस कॉन्ट्रेक्शन होते हैं यूट्रस में, और यूट्रस की कौन सी लेयर में हो रहे हैं वो बताओ, यूट्रस की कौन सी लेयर में हो रहे हैं, मायोमेट्रियम में हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्जन, और विगोरस कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू प्रेगनेंसी जो होगी, जो यूट्रस में बेबी डेवलप कर रहा है वो डिलीवरी हो जाएगी उसकी, वो यूट्रस से बाहर आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोला जाएगा डिलीवरी ऑफ फ्यूटस, उसको बोला जाएगा चाइल्ड बर्थ या फिर पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पार्चुरेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म मतलब इसमें नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम भी, दोनों एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बेबी डेवलप हो गया, 9 मंथ हो गई, तो ये सिग्नल कौन भेजेगा कि बेबी अब रेडी टू डिलीवरी है, तो ये कौन भेजेगा, ये खुद फुली डेवलप्ड फ्यूटस है और प्लेसेंटा है, ये सिग्नल देंगे। ठीक है, ये सिग्नल देंगे इसके लिए, पार्चुरेशन के लिए, कि भैया हम पूरे डेवलप हो चुके हैं, हम पूरे डेवलप हो चुके हैं, अब हमें बाहर निकालो, हमें बाहर की दुनिया देखनी है। ये बोलेगा कौन, फ्यूटस, और इसमें हेल्प करेगी इसकी प्लेसेंटा।
ठीक है। और ये अब क्या करेगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और इन कॉन्ट्रैक्शंस को बोला जाएगा फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोला जाएगा, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इनको बोला जाएगा। ठीक है। अब जब जैसे ही ये सिग्नल्स ओरिजिनेट होंगे तो ये क्या करेगा, ये ट्रिगर कर देगा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेगा। ये सारे सिग्नल्स जो फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये किसको ट्रिगर करेगा, ये ट्रिगर करेगा मैटरनल पिट्यूटरी को। और मैटरनल पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। अच्छा ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया। अब ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हुआ वो कहाँ पे एक्ट करेगा, यूट्राइन मसल्स पे। यूट्राइन मसल्स में मेनली मायोमेट्रियम पे। और क्या कराएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होने लगेंगे तो इन कॉन्ट्रैक्शन को देखते हुए और ज्यादा सिक्रेशन होगा किसका, ऑक्सीटोसिन का। जब ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन होगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते होते जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर आने लगेगा। जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर आने लगेगा, इसके थ्रू, यूट्रस बर्थ कैनल के थ्रू। और इसी को बोला जाएगा पार्चुरेशन, इसी को पार्चुरेशन बोला जाएगा। ठीक है। पार्चुरेशन के कुछ टाइम बाद प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर आ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। अब देखो, पार्चुरेशन हो चुका है। ठीक है, पार्चुरेशन हो चुका है। पार्चुरेशन के बाद क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड जो है फीमेल के, वो जो फीमेल मेमोरी ग्लैंड हैं उनमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के एंड के टाइम पे। और वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है लैक्टेशन। ठीक है। पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद जो मदर होगी वो मिल्क जो बनाएगी, सिंथेसिस करेगी, उस जो इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क होगा उसको बोला जाएगा कोलेस्ट्रम। और उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। वो किस लिए होते हैं, ताकि जो बेबी है उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप कर सके। ठीक है। और वो न्यूबॉर्न बेबी को रेजिस्टेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करा सके। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ, और डॉक्टर्स के द्वारा इनिशियल फ्यू डेज में ब्रेस्ट फीडिंग ही रिकमेंड की जाती है। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल फ्यू डेज में क्यों रिकमेंड की जाती है, ताकि बेबी जो है उसको एंटीबॉडीज मिल सके और वो एक हेल्दी हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो कर सके, उसके बेबी के पास इम्यूनिटी हो पहले से। ठीक है। अब देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले, वो देख लेते हैं। तो देखो, एआईपीएमटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन के कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होता है। तो देखो, ऑक्सीटोसिन हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन था प्रोस्टाग्लैंडिन, वो रिलीज होंगे। ऑक्सीटोसिन रिलीज हो ही रहा है यहाँ पे। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा। जो नहीं होगा वो क्या होगा, प्रोलैक्टिन। यहाँ पे प्रोलैक्टिन का पार्चुरेशन में कोई रोल नहीं है, प्रोलैक्टिन का पार्चुरेशन में कोई रोल नहीं है। प्रोलैक्टिन का वर्क है मिल्क का सिंथेसिस करना, और वो पार्चुरेशन के बाद होता है, ना कि इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन में उसका कोई रोल है। ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।